Hello children, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which makes your study easy and comfortable। तो बेटा हमने क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हमने मैथमेटिकली भी इसको ड्राइव किया था। तो उसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेके आए इस वीडियो के अंदर वो है फ्री फॉल। अगर इसका अपन हिंदी में नहीं निकाले, फ्री फोकट में, मुफ्त में, फॉल मतलब गिर जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्री फॉल कौन सा मोशन है, फ्री फॉल को हम कैसे स्टडी करते हैं, कौन सी फोर्सेस इसके अंदर लगती हैं, तो और क्या क्या चीजें इसके अंदर है, वो सारी आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ्री फॉल मोशन कहते हैं किसको। बेटा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो, वो नीचे आता है, ठीक है, तो जब वो नीचे आता है तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स लग रही होती है, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो नीचे आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ है, किस वजह से, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उस मोशन को आप कह देते हो फ्री फॉल मोशन। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आते हैं, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, वो भी सिर्फ किस वजह से, ओनली under the influence of gravitational force of earth, then it is said to be in free fall। तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में। सिंपल है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ आए किस वजह से, ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे फ्री फॉल मोशन। इजी है। और बेटा ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल मोशन आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऊपर से कोई मैं ऑब्जेक्ट छोड़ता हूं तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन। जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, हमेशा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ओके, सेकंड अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं मोशन वाले चैप्टर में। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू अट्रैक्शन बाय अर्थ, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं उसकी एक्सेलरेशन हो रही है, राइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ोगे, इनिशियली आपने उसको पकड़ रखा है, रेस्ट पे होगा, जैसे आप उसको छोड़ोगे वो नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अर्थ उसको एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। और जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, हमने बात करी, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है चेंज कर सकती है, मतलब उसको एक्सेलरेट कर सकती है। सर सिंपल सा एग्जांपल बेटा कि अगर हम बात करें, आपके पास कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हम इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसी डायरेक्शन के अंदर अगर हम फोर्स लगा दें तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। सेम केस हमारे पास फ्री फॉल मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी विद वेलोसिटी भी, अब नीचे क्या है, फोर्स, एक डाउनवर्ड फोर्स अर्थ इसी डायरेक्शन में लगती है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो ये दो चीजें आप याद करेंगे फ्री फॉल मोशन के अंदर, एक तो जो डायरेक्शन है मोशन की वो हमेशा अनचेंज रहेगी, और दूसरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। अब बेटा अगर हम बात करें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, तो इस केस में एक एक्सेलरेशन भी होनी चाहिए, है ना। अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, जहां फोर्स लगेगी वहां एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
हमारे पास एक रिलेशन है फोर्स, क्या होती है, माँ होती है, एम ए माँ, है ना। हमारे पास जो फोर्स है वो होती है एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं मास कभी भी ऑब्जेक्ट्स का जीरो नहीं होता है, ठीक है, मास जीरो नहीं होता है। अगर फोर्स जीरो लगेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम कह सकते हैं उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, लेकिन अगर फोर्स लग रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी ही होगी। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है तो इस केस में भी हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, वो एक्सेलरेशन जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है कब, ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल, जब वो फ्री फॉल में नीचे आ रही होती है उस टाइम जो एक्सेलरेशन वो एक्सपीरियंस करती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को खींचेगा, फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन आएगी, और जो फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन आती है उसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, इस चैप्टर में अपने पास दो जी आ चुके हैं, है ना। एक जी हमने बात की थी कैपिटल जी, कौन सा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी हमने लिखी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यहाँ पे जो हम जी की बात कर रहे हैं छोटा जी, ये छोटा जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा जी जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी वो हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, इनकी डेफिनेशन हुई। अब अगर नेक्स्ट हमको ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। साथ ही आप ये चीज नोट करते जाएं, एक ही वीडियो के अंदर ये सब चलेगा, मैं ऊपर से इसको मिटाता जाऊंगा, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करते चलेंगे। तो चलिए अपने को ड्राइव करना है यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमने अभी स्मॉल जी की बात की, उसके लिए आप एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैसे उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा समझेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का सेंटर, और अर्थ के सेंटर से जो इसकी सरफेस है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हमारे पास होगा रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको आप लिख सकते हो कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर क्या हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ। और अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें, आर जो अर्थ का रेडियस है ये हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर, और इसको आप नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज करो तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है। अगर आप बात करो 6400 किलोमीटर हमारे पास अर्थ का रेडियस है।
अब एक ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं इस अर्थ से h हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल मास m का। अर्थ का जो मास है वो मान लेते हैं कैपिटल M। तो जो कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ मास ऑफ अर्थ, और जो स्मॉल m है ये हम कह सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी नीचे आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास। ठीक, अब हमने दो चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई। पहली न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जिसमें हमने कहा फोर्स क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी, F = G(m)/d²। तो वही फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उन्हीं फॉर्मूला से हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे स्मॉल g के लिए। तो यहाँ पे बेटा ये हमने डिस्टेंस मान लिया स्मॉल h, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यहाँ पे अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, इसको मान लेते हैं d। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसका सेंटर, सेकंड ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसका सेंटर, है ना। इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया स्मॉल d। चलिए एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। अब बेटा हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो हमारे पास जो रिलेशन है F = m न्यूटन के सेकंड लॉ से, वो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। तो उस पर लिखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम कह सकते हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ F, वो अपने पास रहेगी mg। इसको हम ले लेंगे फर्स्ट, है ना। अभी हमने बात की फोर्स क्या होती है ma, ए क्या होती है एक्सेलरेशन, और हमारे पास इस केस में जब अर्थ की ग्रेविटी किसी को पुल करती है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है उसको अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने इस ए को रिप्लेस कर दिया इस जी से। ठीक, तो हमारे पास फोर्स लग रही है mg डाउन पर। फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हमने पढ़ी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपने पास फॉर्मूला जो है F = G(m)/d²। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं हमारे पास जो है फोर्स आएगी F G(m) मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, mass of other object small m, divided by distance between them d²। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं हमारे पास जो d है, d किसके इक्वल है r प्लस h के इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, ये जो d है किसके इक्वल है r प्लस h, इन दोनों को ऐड करते हैं तो d आता है, तो d अपने पास होगा r प्लस h के इक्वल। तो बेटा फोर्स की हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। पहली हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से देखी, फोर्स है mg, और दूसरा हमने ग्रेविटेशनल लॉ से देखा, फोर्स है G(m)/d²। दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगे, तो हम कह सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं mg
इक्वल्स टू जी एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक, बहुत साइड हमने इक्वल कर दी। इस केस में हमारे पास ये जो स्मॉल एम, इस एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनली जो स्मॉल जी का एक्सप्रेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो होगा जी एम बाय डी स्क्वायर। ठीक, जी एम बाय डी स्क्वायर, और डी अपने पास क्या है आर प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी भी हाइट ऊपर अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हो वो हाइट एच। आर प्लस एच करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम बात करें कि अगर मान लें ये जो ऑब्जेक्ट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के पास हो या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर ही हो, तब क्या हो? इफ ऑब्जेक्ट इज नियर द अर्थ सरफेस, तो उस कंडीशन में बेटा हम यहां से देख सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के पास हो या अर्थ के सरफेस पे हो, तो जो डी डिस्टेंस है ये किससे इक्वल हो जाएगा? इस आर के इक्वल हो जाएगा ना। अभी डी क्या है? आर प्लस एच, और अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के पास होगा तो एच की वैल्यू निग्लिजिबल मान सकते हैं, तो डी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। और आपके पास जो ये एक्सप्रेशन आई है इसको आप देखें एक्सप्रेशन नंबर 3, यही इक्वेशन चेंज हो। इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर द अर्थ सरफेस, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो डी है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा आर। तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है ये आएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको लर्न करेंगे। जी एम बाई बस, तो दोनों सेम फॉर्मूले हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर है। अब बेटा ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड किया है किसके लिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा इसमें अगर हम बात करें, ये जो फॉर्मूला जनरलाइज है, अर्थ की अगर आपको ग्रेविटी फाइंड करनी है तो आप इसमें जो वैल्यू जो अर्थ के लिए पुट करोगे, क्योंकि हमने सिर्फ एम और आर लिखा हुआ है। अगर ये अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट हो उसका मास पुट कर देंगे यहाँ पे, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, जिस भी प्लैनेट के लिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, यहाँ पे आप उसका मास पुट कर देंगे और यहाँ पे उसका रेडियस पुट कर देंगे, क्योंकि जी ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट कर लेंगे दोनों। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरी चीज आप बेटा यहाँ पे जो नोट करो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक तो जी पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर हम बात करें किसी भी प्लैनेट की, उसका मास फिक्स होगा और उसका रेडियस भी फिक्स होगा, तो हम कह सकते हैं जो जी की वैल्यू हर एक प्लैनेट की एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये जो हमने ऑब्जेक्ट का मास माना स्मॉल है, इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं आपके पास चाहे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, कम मास का हो, चाहे ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों भी जो एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू लगेगी सेम। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कहीं भी स्मॉल एम नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे हमारे पास हल्का ऑब्जेक्ट हो चाहे भारी ऑब्जेक्ट हो, सभी के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लगेगी सेम। ये लिख देता हूं मैं पॉइंट यहाँ पे, जो स्मॉल जी है इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जी की वैल्यू सेम लगेगी, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, ठीक है। तो ये हमने जी का एक्सप्रेशन किया। अब हम देखते हैं कि ये जो जी की वैल्यू है, अगर हम सिर्फ अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिएगा फटाफट। तो वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा जी का एक्सप्रेशन अभी हमने देखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर आप अर्थ के लिए फाइंड कर रहे हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मास हम अर्थ का पुट कर देंगे और रेडियस अर्थ की पुट कर देंगे। तो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन लगेगी ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर अर्थ जो मास है, मास ऑफ अर्थ एम ई इसको लिख देते हैं। ये अपने पास हमने यहाँ पे लिखा था 6 × 10⁻24 kg। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये अपने पास 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। इन वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी जी की वैल्यू अपने को पता है, वो पुट कर देंगे 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय एम मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर, ठीक बेटा। वैल्यूज पुट कर देंगे। जब मैथमेटिकली आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो जो आपके पास जी की वैल्यू आती है फॉर अर्थ ये आती है हमारे पास 9.8 और जी है क्या, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी के यूनिट्स भी, स्मॉल जी के यूनिट्स भी वही होंगे जो हमारे पास एक्सेलरेशन के होते हैं। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखें फॉर अर्थ, है ना। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है फॉर अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ ही बेटा अगर छोटी सी बात और यहाँ पे हम एक टॉपिक डिस्कस करें, जो अर्थ है हमारे पास बेटा परफेक्टली एक स्फेयर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, पूरा गोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं थोड़ी सी फ्लैट है। तो हमारे पास जो आर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं पोल्स पे और इक्वेटर्स पे, इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो जी की वैल्यू है ये हम एक नॉर्मल जी की वैल्यू मान के चलते हैं पूरी अर्थ के ऊपर। लेकिन अगर आप पोल्स पे जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा एज कंपेयर टू इक्वेटर, है ना। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, पोल्स पे जी की वैल्यू अपने पास कुछ और होगी। अगर नॉर्मली बात करें पोल्स पे हमारे पास जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन फिलहाल आप याद रखें कि जो पोल्स और इक्वेटर है दोनों पे सेम जी की वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। लेकिन फॉर अर्थ हम एक कांस्टेंट वैल्यू जो हम मान के चलते हैं वो मानेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये तो हमारे पास हुई वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ। अब अगर अपने को मोशन को स्टडी करना हो अंडर फ्री फॉल तो कुछ इक्वेशंस और आती है जिनसे आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर या ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। उन इक्वेशंस को और एक बार फटाफट देख लेते हैं।
इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो बेटा हमने जो इक्वेशन है मोशन की इक्वेशन मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी है, लेकिन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है ना, कुछ सिलेबस कट हुआ तो कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होंगी। एक बार मैं फटाफट उसको रिवाइज कर देता हूँ, उसी से हम इनको समझ लेंगे। यहाँ पे आप समझ लोगे काफ़ी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास चले, स्टार्ट यहाँ से कर रहा है, उसकी जो स्पीड अगर अपन u माने तो u अपने पास हुई इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया, ठीक। इसके ऊपर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रही हो a, थोड़ी देर बाद में जाके इसकी वेलोसिटी अपने पास हो जाएगी v, जिसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे टाइम मान लेते हैं 0, तो कहते हैं आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हो गई v, एक्सेलरेशन लग रही है a, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। और इस टाइम पीरियड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, इसको हम डिनोट करते हैं s से, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स को लेके अगर हम इक्वेशंस की बात करें, हमारे पास 3 इक्वेशन आती हैं मोशन की, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे आती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s यहाँ पे बेटा हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और जो थर्ड वो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। मैं यहाँ पे तो लिख भी देता हूँ सिंबल्स को। जो u है इनिशियल वेलोसिटी, v जो है फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फ्री फॉल मोशन के अंदर ये तीनों इक्वेशन जो एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन जो हमारे पास है ये किस कंडीशन के लिए होती है, जब आपको कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहां पे आपको गिवन है वहां पे आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम फ्री फॉल की बात करें, इसमें हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, तो ये तीनों इक्वेशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा, वो चेंज क्या है वो हम क्या कर सकते हैं। जो फ्री फॉल मोशन है ये हम कह सकते हैं दो तरीके से हो सकता है। एक तो जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा हो, फॉर डाउनवर्ड मोशन, और सेकेंड कह सकते हैं फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, एक बार एक कंडीशन में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और एक कंडीशन में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। समझना है, बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड लग रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इस केस में तो आपको जो g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन को प्लस g पुट करना है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। लेकिन अगर अपवर्ड मोशन की बात करें, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो विद इनिशियल स्पीड u और एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ, फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है। इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी नेगेटिव, जिसकी वजह से कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जैसे 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 ऊपर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। बेटा आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी u, और जैसे 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 ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं 0 हो जाएगी, है ना। मैक्सिमम हाइट पे, ये याद रखना, मैक्सिमम हाइट पे हमेशा वेलोसिटी 0 होगी, और वेलोसिटी 0 होने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और वापस नीचे गिर जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो अपने को पुट करनी है
जी। ठीक, इक्वेशन ये एज इट इज पुट होंगी, सिर्फ जहां पे ए है, ए की जगह आपको प्लस जी या माइनस जी पुट कर देना है। दूसरा जो चेंज है, यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं एस, लेकिन फ्री फॉल मोशन में हम हाइट की बात करते हैं, तो हम एस को रिप्लेस कर देंगे एच। ठीक है, तो इन चेंजेस को अगर मैं अप्लाई करूं तो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन बनती है फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये बन जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस की जगह एच पुट कर देंगे, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। सिमिलरली यही इक्वेशन अगर इधर बात करें, साइन माइनस का आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस की जगह रिप्लेस करेंगे, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, एंड थर्ड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। ठीक है, तो इक्वेशंस बेटा आपको न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे उसमें हेल्प करेंगी, पर साथ ही आप चेक कर लेना, क्योंकि अब ड्यू टू कोरोना है ना, हमारे पास कुछ जो पार्ट है सिलेबस का वो डिलीट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेंगे, अगर हमारे सिलेबस में है तो ये आप इक्वेशंस अच्छे से याद करेंगे, इससे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। वैसे ये 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर सिलेबस में नहीं भी है तब भी आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये इक्वेशन आपको आगे आने वाले टाइम में 10 प्लस 1 प्लस 2 सब जगह पे काम आने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये मोशन की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।